हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। मैं हमेशा जैसा बोलता हूँ आपको फिर बता रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बट उसको सिर्फ पढ़ लेना ज़रूरी नहीं है, उसमें बहुत सारे पहलू हैं छोटे छोटे जिसकी वजह से आपके मार्क्स चले जाते हैं। वो हम लोग कंटेंट पढ़ के भी समझ नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में से ही कुछ चीज़ें हमको समझनी है। उसी लिहाज से हम लोग अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने की, तो हम लोग ईवीएस के 15 क्वेश्चन डेली डिस्कस करके मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हम लोग फिर से 15 क्वेश्चन देखेंगे ईवीएस के। पेडागोजी के क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जितने भी रिकॉर्ड किए हैं प्लेलिस्ट में है, आप जाके आराम से देखिए उसे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आपके सामने है। फोर्टी नंबर का, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क एट प्राइमरी लेवल। तो मतलब प्रैक्टिकल वर्क का क्या इंपॉर्टेंट है प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। तो पहला ऑप्शन है क्लियरली फोकस ऑन आउटकम ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क। देखो हम लोग ना ईवीएस में आउटकम पे कभी फोकस ही नहीं करते, हम लोग प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आउटकम ईवीएस प्रोसेस का नाम है, मतलब जो हम लोग ईवीएस में जो लर्निंग करते हैं ना वो प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो आउटकम पे ज़्यादा जोर नहीं है हमारा। पूरा प्राइमरी एजुकेशन आउटकम पे जोर नहीं देता, बल्कि प्रोसेस पे जोर देता है। हेल्प टू रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग लास्टिंग। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग वो जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्ड की है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब काफ़ी समय तक हमारे दिमाग में वो चीज़ें रहते हैं। जैसे कि आपने एक फील्ड विजिट पे गए आप और वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करे, तो वो आपको बहुत ज़माने तक याद रहेगी। जैसे कि आप बर्ड्स बर्ड्स को ऑब्जर्व किया तो फिर उनके जो पीक है या फिर उन उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो दिमाग में छप जाती हैं। तो जब भी हम प्रैक्टिकली करते हैं ना तो वो बातें हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करती है और लंबे समय तक टिकती है। तो इसलिए आंसर 2 नंबर का है। एनहांस द टीचर्स रोल। देखो टीचर के रोल पे हमको ज़्यादा जोर देना नहीं होता है। एनहांस द इफेक्टिव डोमेन ऑफ स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल वर्क से क्या करना है, बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका कॉम्प्रहेंशन है, उसको लॉन्ग लास्टिंग या लंबे समय तक क्या करना है, रिटेन करना है, टिकाए रखना है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल वर्क्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और बहुत सारी वजह है बट आंसर उसका वही है। अगला क्वेश्चन है, शबाना वाज कंडक्टेड एन एक्टिविटी टू टीच क्लासिफिकेशन। तो शबाना है वो उसने एक्टिविटी कंडक्ट की है काय के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। शी आस्क्ड हर स्टूडेंट टू प्लेस द थिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स। उसने क्या किया, बच्चों को कहा कि आप क्या करो, जितने भी थिंग्स है, जितने भी चीज़ें हैं, उसको क्या करो अलग अलग ग्रुप में। तो स्टूडेंट प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में डालने के लिए कहा है उसने। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं तो सबका डिवीजन करना है अलग अलग। मतलब एक जैसे पेन है तो पेन की बॉक्स में डालना है, और कुछ चीज़ें तो अपने अपने बॉक्स में डालना है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन करना है, ऐसा टीचर शबाना ने कहा है। रिधि प्लेस नीफ एंड एप्पल टुगेदर। तो ये निधि नाम की लड़की है, इसने क्या किया, एप्पल और नीफ को क्या किया, एक ही बॉक्स में रख दिया, उसको एक ही ग्रुप में रख दिया। वट शुड शबाना डू। तो अब ऐसे में टीचर ने क्या करना चाहिए, इसका ये मतलब है कि जो निधि है इसको क्लासिफिकेशन अभी समझ में ही नहीं आया क्या है, तो उसने सबको बाइफरगेट नहीं किया अच्छे तरीके से, मिक्स कर दी, किसको, एप्पल को और नीफ को। तो ऐसे में टीचर का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए वो हम देखते हैं। पहला है, टेल रिधि दैट नीफ इज मेटल एंड मस्ट बी प्लेस अलोंग विद द मेटल। मतलब टीचर निधि से कहा है, टीचर ने क्या, जो निधि ये जो नीफ है ये मेटल है, उसको आप मेटल के बॉक्स में ही डालो, मतलब मेटल के साथ ही डालो, ऐसा कहेंगी। तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा देखते हैं, टेल निधि दैट द पीपल सॉरी एप्पल इज फ्रूट एंड मस्ट बी प्लेस अलोंग विद द फ्रूट्स। तो निधि निधि को फिर टीचर ने कहा कि एप्पल क्या है, फ्रूट्स है, आप उसे फ्रूट्स के बॉक्स में ही डालो या फ्रूट के साथ ही डालो, ऐसा कहा है। तो ये भी एक ऑप्शन है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। अभी राइट और रॉन्ग क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। टेल निधि दैट शी हैज प्लेस नीफ एंड एप्पल टुगेदर इन वन ग्रुप विच इज रॉन्ग। आप क्या करेंगे, या फिर जो शबाना है वो क्या करेंगी, निधि को बोलेंगे कि आपने जो एप्पल और जो चाकू एक साथ डाला है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। हम लोग क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन में चीज़ों को अपने अपने ग्रुप में डाला जाता है। तो अब डायरेक्टली उसको डिनाई करेंगे और उसको कहेंगे कि रॉन्ग है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। बच्चों को अब कभी भी उनकी गलतियों को पॉइंट आउट उनके सामने मुंह पे नहीं करेंगे, इन जनरल करेंगे तो अलग बात है, बट डायरेक्टली आप उनको पॉइंट आउट कर रहे हो और रॉन्ग और राइट डायरेक्ट बोल रहे हो तो गलत होता है यूएस में अक्सर। फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर भी है इसका। आपको करना क्या है कि आज निधि टू एक्सप्लेन व्हाई शी हैज प्लेस नीफ एंड एप्पल टुगेदर इन वन ग्रुप। तो यहाँ पर टीचर निधि से पूछेगा कि निधि आप बताओ आपने
एक ही ग्रुप में एप्पल और चाकू क्यों रखा, आपको क्या लगता है और आपने क्यों सोचा ऐसा एक ग्रुप में डालने का? देखो यहाँ पर ना बच्चों को राइट और रॉन्ग कराने से पहले बच्चा क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या फील करता है, क्या सोचता है उसको लेकर, और वो पर्टिकुलर चीज़ को क्यों ऐसा कर रहा है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो उसने जो जिस तरह मतलब जो एक्शन लिया है, मतलब जो एक्चुअली उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है, तो जो उसके एक्ट है उसकी भी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ताकि बच्चों को लगे कि उनको एक्सेप्टेंस फील हो। वरना हम लोग बच्चों को सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे राइट और रॉन्ग के बेसिस पे, तो बच्चों को पॉसिबिलिटी है कि बच्चे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए। तो ऐसे समय में हमने क्या करना चाहिए, बच्चों को वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी बच्चों ने क्यों परफॉर्म किया है उसको एक्सप्रेस होने का या उससे जाहिर होने का पूरा मौका देना हमें ज़रूरी है। और फिर बाद में हम उसके रिस्पॉन्स के बाद में हम उसको सही चीज़ें क्या है वो समझा सकते हैं या बता सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 4th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईवीएस टीचर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब ईवीएस के लिए इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होना चाहिए? नीड्स टू बी कॉस्टली, महंगे होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, आप महंगे कभी भी टीचिंग एड्स यूज़ नहीं करने हैं आपको। पॉसिबिलिटी है, आप कोशिश ये करना चाहिए कि आपको जो लोकल रिसोर्सेस है या जो लोकल इन्वायरमेंट है बच्चे का, वहाँ से अगर आसानी से कोई चीज़ें बन के आती है तो वो सबसे बेहतर है। तो ये बिल्कुल कॉस्टली हमको कुछ करना नहीं है। शुड बी मेड बाय द टीचर देमसेल्फ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि टीचर नहीं बनाना चाहिए, आप इन्वायरमेंट का मतलब जो सराउंड है उसका इस्तेमाल करके बच्चों से भी बनवा सकते हैं, आप खुद भी बनवा सकते हैं। सिर्फ टीचर ही बनेगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नीड्स टू बी अ लर्नर सेंटर, यस। आपके जितने भी टीचिंग एड्स है या फिर टीचिंग मेथड्स है या आप जो भी चीज़ें कर रहे हो तो वो बच्चों को ध्यान में रख के ही करना है आपको क्योंकि हमारा जो अप्रोच है वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में। सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन में नहीं, किसी तरह की भी लर्निंग प्रोसेस हो रही है इसमें, तो जो लर्नर है उसको ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर के मतलब बच्चों की उनकी आपको एज क्या है, उनकी उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, फिर सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर बच्चों के हिसाब से आपको मटेरियल डिसाइड करना चाहिए जो भी टीचिंग का है। तो ठीक है, शुड भी इन ये तो है ही नहीं, समझो आंसर तो हमारा ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और टीचर आस्क स्टूडेंट टू ब्रिंग सीड्स टू टीच। टीचर ने बच्चों को क्या कहा कि आप सीड लेके आओ। हाउ सीड ग्रो इनटू द प्लांट्स, तो सीड कैसे ग्रो होते हैं प्लांट्स में वो देखना है। सोहा एंड तारा ब्राउट डिफरेंट साइज ऑफ मस्टर्ड सीड्स, तो ये सोहा नाम की एक बच्ची है और एक तारा है, इन्होंने मस्टर्ड की सीड लेके आए जो अलग अलग साइज के थे। सोहाज सीड्स वेर बिगर देन तारा सीड्स, जो सोहा थी उसने थोड़े बड़े बड़े साइज के सीड लेके आए और जो तारा थी उसके छोटे थे। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, तो फिर टीचर ने उनसे पूछा विच सीड विल ग्रो बिगर प्लांट, तो कौन सा जो सीड्स है वो बिगर प्लांट में कन्वर्ट होगी। मतलब दोनों बच्चों ने जो सीड लेके आए वो छोटे बड़े हैं। तो टीचर ने ये सवाल किया बच्चों से कि विच सीड विल बी ग्रो बिगर प्लांट, तो कौन से सीड्स है, छोटे बड़े तो सीड्स है पर किससे बड़ा प्लांट बनेगा। तो ये सवाल बच्चों से पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स स्टूडेंट विल बी सुटेबल, तो ऐसे समय में बच्चों ने कौन सा रिस्पॉन्स सही रहेगा आंसर। टीचर ने बच्चों से पूछा कि देखो बच्चों ने जो लेके आए तारा ने और कौन सा क्या नाम है सोहा ने जो छोटे बड़े बीज लेके आए, तो इसमें से कौन सा बड़ा प्लांट बनेगा। तो बच्चों से क्या सुटेबल आंसर आना चाहिए या फिर बच्चों ने क्या आंसर देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बिगर साइज सीड विल बी ग्रो बिगर प्लांट, जो बड़ा है उससे बड़ा मतलब बड़ा सीड है उससे बड़ा प्लांट बनेगा। दूसरा स्मॉलर साइज सीड विल बी ग्रो स्मॉलर, जो छोटा है उससे छोटा बनेगा। तीसरा बिग एंड स्मॉल साइज सीड विल बी ग्रो सेम साइज इन प्लांट, दोनों के ही सेम जो प्लांट बनेगा। और फोर्थ नंबर का है सीड मस्ट बी सोन टू ऑब्जर्व विच सीड विल बी ग्रो बिगर इन द प्लांट्स। तो यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टीचर ने बच्चों को डायरेक्टली उसको सॉ करना मतलब पूरा प्रैक्टिकली करके उनको ऑब्जर्व करने लगाना चाहिए कि कौन से सीड कैसे ग्रो होते हैं। तो बच्चे खुद देखेंगे कि छोटे सीड और बड़े सीड का क्या इफेक्ट होता है और उससे कैसा प्लांट होता है उसमें। तो मतलब क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर हैंड ऑन एक्टिविटी करके देखेंगे, खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों को प्रैक्टिकली वो चीज़ अंडरस्टैंड होंगी कि क्या अफेक्ट होता है छोटे और बड़े का। अब पहले से कंक्लूजन बच्चों को देंगे तो बच्चे थोड़ी दिन याद रखेंगे और भूल जाएंगे। ईवीएस में एक चीज़ याद रखो, आपको बच्चों को आप किसी वजह से देखो, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करा
या फिर आपने बच्चों को क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा, एक्सपेरिमेंट। तो अगर बेहतर है कि बच्चे को खुद आंसर आप करने का मौका दे रहे हैं, निकालने का मौका दे रहे हैं, या फिर आप बच्चों को खुद से वो एक्सपेरिमेंट, वो ऑब्जर्वेशन करके उसका कंक्लूजन ड्रॉ करने का मौका दे रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है किसे राइट और रॉन्ग बोलने से, मतलब राइट आंसर या रॉन्ग आंसर बोलने की वजह से, या फिर टीचर खुद से ही कंक्लूजन बोल दे रहा है उसका जो भी है। तो उससे बेहतर क्या है कि बच्चों को खुद को एक्सपेरिमेंट करने दो, उसको ऑब्जर्वेशन करने दो, उसको एक्टिवली इन्वॉल्व होने दो, और वो जो आउटकम आएंगे, वो जो नतीजे आएंगे, जो ऑब्जर्वेशन रहेंगे, वो बच्चा खुद उसको इंटरप्रिटेशन करेगा और एनालिसिस करेगा। तो ऐसा करेगा तो बच्चा प्रैक्टिकली वो चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। इसलिए आंसर हमेशा क्या रहेगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोसेस स्किल ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। देखो ईवीएस की कौन कौन से प्रोसेस स्किल है, आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, कौन कौन से ईवीएस में प्रोसेस स्किल आते हैं। तो देखो इनलिस्टिंग फैक्ट, हमको ईवीएस में फैक्ट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, ये पहले से ही नेगेटिव है। हमको ऐसी कुछ चीज़ें बच्चों को करने नहीं लगानी है जिससे बच्चों पे एक तरह का बर्डन क्रिएट हो, चाहे फैक्ट हो, इंफॉर्मेशन हो, या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन हो। तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। क्वेश्चनिंग, यस ऑब्वियसली बच्चे बहुत सवाल करते हैं। जितने छोटे बच्चे उतने उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उतने ज़्यादा सवाल करते हैं। तो ये बहुत नेचुरल फेनोमेना है कि बच्चे सवाल पूछेंगे, जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे आपको बहुत सारे सवाल पूछेंगे। तो क्वेश्चनिंग एक बहुत नॉर्मल और एक नेचुरल बिहेवियर है जो बच्चे अक्सर पूछ करते हैं। हाइपोथाइजिंग ये साइंस में आता है, ये यहाँ पर ईवीएस में नहीं करना है हमको। वो जो हायर स्टडीज़ में, जो हायर लर्निंग में जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको करना होता है, जैसे पीएचडी, एमएससी वगैरह करने वाले बच्चों के लिए। एक्सपेरिमेंट, देखो एक्सपेरिमेंट तो की है ईवीएस का। आप बच्चों को कोई प्रैक्टिकली करा रहे हैं, वो बहुत की है। रीचिंग फाइनल कंक्लूजन, हम ईवीएस, मैंने आपको पहले समझाया, ईवीएस प्रोसेस बेस्ड लर्निंग है, आउटकम पे इतना जोर नहीं दिया जाता। हायर स्टडीज़ में आउटकम पे जोर दिया जाता, यहाँ पर हमको प्रोसेस बेस्ड बच्चों को लर्निंग कराना है, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कराना है। आउटकम इतना इफेक्टिव नहीं हो जाता हमारे पास। डायलॉग, यस बहुत ज़रूरी है, बातचीत करेंगे बच्चे आपस में। उसके बाद में चेंजिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, यस अगर कुछ कंक्लूजन आ रहे तो बच्चे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब उनको एक पर्टिकुलर मतलब ढांचे में बना बच्चों को कंट्रोल करके नहीं रखना है। उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसका कंक्लूजन चेंज करते, ये बात सही है। एनालिसिस ऑफ डेटा, देखो एनालिसिस ऑफ डेटा किस लेवल का, एक बड़ी लेवल का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे तो एनालिसिस थोड़ा बहुत छोटा छोटा एनालिसिस करते आना चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पर ये बराबर है और ये गलत है। अब आंसर कैसा करेंगे, तो देखो कंफर्म पता है हमको कि ए और सी और ई, मतलब ए और सी तो कंफर्म पता है कि वो है ही नहीं। तो हमको देखना है जहाँ ए और सी रहेगा वो कभी आंसर नहीं रहेगा। तो देखो ए का है, पहले हम फटाफट देखते हैं, इसमें ए है, ये गया, ये है गया, ये गया, मतलब आंसर आ गया आपका पहला वाला। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग को टेंशन नहीं लेने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Class 5 plan to plant some plants in the school's garden। 5वीं क्लास के टीचर ने या क्लास ने प्लान की है कि वो प्लांट्स करते, मतलब उन्होंने प्लान बनाया है, जैसा प्लान बनाया है कि प्लांट करते, प्लान क्या करते, प्लांट कुछ प्लांट्स कहाँ पे करते हैं, स्कूल के गार्डन में करते। Tessie suggested that the boys should be dig pit and by taking mud out। तो जो ये टेसी है, टेसी इसने क्या सजेशन दिया कि जो बॉयज है, लड़के हैं, वो क्या करना चाहिए, उन्होंने खड्डा खोदना चाहिए और उसकी जो मट्टी है, जो मड है, उसको बाहर निकालना चाहिए। एंड द गर्ल्स विल वाटर द प्लांट्स, और जो लड़कियां रहेंगी वो क्या करेगी, पानी ला के डालेगी उसको प्लांट्स। कुछ ऑब्जेक्टेड, ये कुछ नाम का बच्चा है, इसने ऑब्जेक्शन लिया। वाई कैन गर्ल्स कैन नॉट बी डिग पिट्स, लड़कियां क्यों नहीं खड्डा खोद सकती है ना, लड़के क्यों खोदेंगे, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती, ऐसा कुछ ने ऑब्जेक्शन लिया। हाउ शुड द क्लासरूम टीचर एड्रेस दिस इशू, तो ऐसे समय में जो टीचर है उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, इस तरह का बच्चे बिहेव करे तब, तो कैसा होना चाहिए। तो आपका आंसर है नीचे पहला, द टेल चिल्ड्रन दैट द टेसी इज राइट बिकॉज बॉयज आर मोर स्ट्रॉन्गर फिजिकली देन गर्ल्स। तो यहाँ पे टीचर बोलेगा कि जो ये टेसी है ना, ये सही है क्योंकि लड़के ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं गर्ल्स के कंपेयर में। तो ये आंसर बिल्कुल भी 100% गलत रहेगा। क्लास में किसी तरह का स्टेरियोटाइप आप डेवलप कर रहे हैं, लड़का या लड़की में आप पहले से ही मान ले रहे कि ये मजबूत है और ये कमज़ोर है, तो ये स्टेरियोटाइप है और ये हमेशा गलत होता है।
देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां कमजोर होती है और लड़के स्ट्रांगर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस तरह का बिहेवियर करना मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, और ये हमेशा रॉन्ग आंसर आता है, याद रखो आप हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर स्टेरियोटाइप कभी भी डेवलप हो रहा है, ये बात ध्यान में रखना आपने। उसके बाद में नेक्स्ट है, टेल चिल्ड्रन दैट द गर्ल्स आर मोर केयरिंग देन बॉय, हेंस दे शुड बी वाटर प्लांट। यहाँ पे टीचर क्या बोलेगा कि लड़कियां ज्यादा केयरिंग होती है ना, ज्यादा केयरिंग होती है बॉयज से, इसलिए वो क्या करेंगी, वाटरिंग करेंगी, प्लांट्स का देखरेख करेंगी। तो ये भी एक तरह का या पूरी तरह का गलत आंसर है। यहाँ पे सेम चीज की जा रही है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है या फिर जेंडर स्टेरियोटाइप को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां ही केयरिंग होती है। ये देखो, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब्जेक्टिव है, इसको आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते। ये डिपेंड करता इंडिविजुअल पे कि केयरिंग है या नहीं है। तो ऐसा स्पेसिफिक हम लोग गर्ल्स को केयरिंग बना रहे और डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये भी ऊपर की तरह क्या है, गलत है, और ये कभी भी राइट आंसर बिल्कुल नहीं आता। टेल द चिल्ड्रन टू चूज देयर रोल इन द प्लांटेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। आप बच्चों को क्या करें, देखो बच्चों आप अपने हिसाब से चूज कर लो किसको खड्डे खोदने हैं और किसको पानी ला के डालना है। तो आप बच्चों को ही मौका दे रहे। तो एक ये ऑप्शन को कंसिडर करके आगे 4th नंबर का पढ़ते हैं हम लोग। टेल द चिल्ड्रन टू डिस्कस व्हाट गर्ल्स एंड बॉयज शुड डू एंड व्हाई दे थिंक सो। तो आप क्या करने लगेंगे, जो इश्यू है उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों में डिस्कस करने लगेंगे और देखेंगे कि गर्ल्स क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, बॉयज़ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकती। और जो बच्चे जवाब देंगे तो वो उससे सवाल पूछेंगे, आप क्यों सोचते हैं ऐसा। मतलब एक तरह का बच्चों पे इस इश्यू पे डिबेट कराया जाएगा कि आप ही तय करो कि क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे बच्चे डिबेट करेंगे और उनको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियां भी स्ट्रांग होती है और लड़के भी केयरिंग हो सकते हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप को रिमूव करने के लिए यहाँ पूरी तरह से टीचर एक मौका देगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा बच्चों को, ताकि बच्चे समझ पाएंगे कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन करना या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप दिमाग में रखना ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे दिमाग में हजारों सालों से प्रीजुडाइज बने हैं कि लड़कियां कमजोर होती है। फिर एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो जिन्होंने वो काम किया है जो लड़के बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसे कई हजारों एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम ईवीएस में ऑलरेडी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, comprehensive in continuous and comprehensive evaluation refer to। तो CCE का मतलब पूछ रहा हो कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन मतलब क्या। तो पहला है बोथ स्कूलास्टिक और नॉन स्कूलास्टिक एरिया ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ। देखो ये बात सही है, जो CCE है हमारा कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें जो करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी हम लोग असेस करते हैं यहाँ पे या इवोल्यूशन करते हैं। तो जो स्कूलास्टिक है वो क्या हो गया, आपकी करिकुलर एक्टिविटी हो गया, और जो नॉन स्कूलास्टिक हो गया ये नॉन करिकुलर एक्टिविटी होगी। तो मतलब हमारा जो CCE है वो सबको कवर करता है। इसमें एक शब्द है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि हर पहलू, हर तरह से, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, हर तरह से आप क्या करना है, बच्चों को इवोल्यूशन करना है। तो उसमें ये दोनों आ जाते हैं, स्कूलास्टिक भी आ जाते हैं और नॉन स्कूलास्टिक भी आते हैं, इसलिए आंसर आ गया आपका ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। स्वामी स्वामी लिव्स नियर द रिवर। एक स्वामी नाम का बच्चा है, वो बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, स्वामी लिव्स नियर द रिवर। स्वामी ना नदी के किनारे रहता। ड्यू टू हेवी रेन वाटर पाइपलाइन वेयर डैमेज एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वाज इंटरप्टेड। ये स्वामी ना नदी के किनारे रहता, बट बारिश बहुत जोर से गिरी तो क्या हुआ, जो ड्रिंकिंग मतलब जो हमारी नल की पाइपलाइन है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, इंटरप्टेड होगी, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो गया उसमें, या खराब होगी या टूट गई। स्वामी फादर ब्राउट वाटर कैन। तो फिर उसका जो बाप था उसने क्या किया, जार लेके आया, वाटर कैन लेके आया पानी पीने के लिए। स्वामी आस्क्ड हिज फादर, स्वामी ने पूछा, व्हाई डू वी हैव टू परचेस कैन वाटर। तो उसने क्या सवाल पूछा कि हम लोग ये कैन के क्यों परचेस करते हैं, जबकि वाटर वैन सो मच वाटर इज फ्लो इन द रिवर अराउंड अस। तो हमारे सामने नदी है, उसमें पानी भी बहुत सारा बह रहा है, तो हमने कैन से खरीद के क्यों लाया फिर पानी। व्हाट शुड बी द स्वामीज फादर डू। तो यहाँ पे स्वामी के फादर ने क्या करना चाहिए,
बच्चे का सवाल क्या है कि भाई पानी आप खरीद के क्यों ला रहे हो, नदी तो बह रही है ना सामने, तो क्यों खरीदने का, यही पानी लेते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं। तो ऐसे टाइम में टीचर ने या फिर उसके फादर ने क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो वो देखते हैं हम लोग क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। पहला है, टेल स्वामी दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन वाटर गेट कंटामिनेटेड एंड इट्स अनसेफ टू ड्रिंकिंग सच वाटर। बारिश की वजह से बारिश की वजह से जो पानी हो गया ना वो कंटामिनेट हो गया है, मतलब गंदा हो गया है, पीने के लायक नहीं रहा अभी। तो अब पीने के लिए वो अनसेफ हो गया है, तो हम पीएंगे तो हमको बीमारी हो सकती है। तो ऐसा उसके बाप ने कहा, पहला ऑप्शन। दूसरा है, टेल स्वामी दैट द रिवर वाटर में कंटेन बैक्टीरिया। आप स्वामी को उसका फादर बोलेगा कि जो रिवर का पानी है उसमें क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं उसमें, ठीक है, वायरस भी हो सकते हैं और दूसरे पैरासाइट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, है ना, बीमार भी हो सकते हैं दूसरे पैरासाइट की वजह से। थर्ड नंबर का, टेल स्वामी दैट द कैन वाटर इज ट्रीटेड एंड मेक इट क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। उसका बाप क्या करेगा, उसको जो कैन वाटर है ना वो ट्रीटेड है, मतलब ट्रीटेड बोले तो प्यूरिफाई किया गया है ना, तो वो अब क्लीन है और सेफ है पीने के लिए, तो इसीलिए हम लोग कैन का वाटर प्रेफर कर रहे हैं। उसके बाद में फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, टेल स्वामी टू कंपेयर रिवर वाटर एंड कैन वाटर इन द ग्लास एंड ऑब्जर्व द डिफरेंसेस। तो देखो मैंने आपको पहले कहा कि बच्चों को खुद कंक्लूजन निकालने का मौका दिया जाना चाहिए। डायरेक्टली क्या सही आंसर है वो बताने से बेहतर है कि बच्चों को खुद कंक्लूजन निकालने का मौका दो। इससे पहले के जो क्वेश्चन था उसमें सेम पैटर्न यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे स्वामी का बाप क्या करेगा कि बच्चों को दोनों पानी अवेलेबल करा के देगा ग्लास में, एक रिवर का भी और एक क्लीन वाटर भी, कैन का भी, और उसको कहेगा कि खुद देख ले। तो बच्चा खुद देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि जो रिवर का पानी है ना वो कंटामिनेटेड है, गंदा है, और जो कैन का पानी है वो अच्छा है, प्योर है। तो वो उसको कुछ समझ में आएगा कि क्यों कैन का पानी यूज़ करना चाहिए। मतलब बच्चा खुद से ही कंक्लूजन निकालेगा, खुद से ही ऑब्जर्व करेगा, तो इससे उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लेवल की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफेक्टिव डिस्कशन। इफेक्टिव डिस्कशन कब रहेगा, तो पहला, डिवेट फ्रॉम द मेन टॉपिक। जो मेन टॉपिक है उसको छोड़ के अब डिस्कस करेंगे जब रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इनहांस पार्टिसिपेशन, बच्चों का पार्टिसिपेशन इनहांस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेशन करेंगे तो ऑब्वियसली डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल होगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट है अभी तक। इन्वॉल्व द क्रिटिसिज्म, ये तो रहेंगे, पर देखो पहले तो पार्टिसिपेंट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम लोग डिस्कशन करने को आए ना, तो हमको मेंबर चाहिए अलग अलग, सब अपनी अपनी राय अलग अलग रखेंगे, तो उसमें क्या होगा, एक फ्रूटफुल कंक्लूजन बाहर निकल के आएगा। हेल्प आइडेंटिटी, खैर आंसर तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rivati wants to educate children about the planting the seed which they collected। ये क्या, रेवाती जो है तो एक टीचर है, वो चाहती कि बच्चों ने क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। कहाँ से, जो उन्होंने कलेक्शन किया है। वांटेड टू एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट द प्लांटिंग सीड विच दे कलेक्टेड। तो बच्चों ने जो सीड जमा किया है उसके बारे में, प्लांटेशन के बारे में वो अवेयर कराना चाहती, कौन, रेवाती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स शुड बी रेवाती यूज फॉर इट। तो इसको पूरा करने के लिए रेवाती ने कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए वो आपको देना है। तो कम्युनिटी रिसोर्स, ऑब्वियसली ये बहुत सिंपल है, सीड्स, जितने भी सीड्स है ना वो एक तरह के कम्युनिटी रिसोर्स है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतर है। अब डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज की क्या ज़रूरत है। देखो आपको प्लांटेशन सिखाना है, देखो हमारे जो एतराफ़ में जितने भी पार्क है या जितने भी गांव साइड हो गए, तो बहुत सारे पेड़ रोड से या आजू बाजू लगे हुए थे, तो उनके बहुत सारे सीड्स है, जैसे कि नीम हो गया और आम के भी आते हैं, और बहुत सारे हैं, जैसे खेत में क्रॉप्स आते हैं ना, तो उसमें मेज़ हो गया, उसके साथ में ज्वार बाजरी और भी तरह तरह के बहुत सारे सीड्स है, ग्रास के भी इतने सारे सीड्स है। तो वो लोकल, जो हमारा लोकल रिसोर्सेस है, जो कम्युनिटी रिसोर्स है, आसपास का जो इलाका है वहाँ से हम सीड कलेक्ट करके बच्चों को बता सकते हैं। इसके लिए ये बहुत आसान और अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चन टू द स्टूडेंट इन ईवीएस क्लासरूम। बच्चों का बहुत सवाल पूछ रहे, तो ये क्या है क्लास में। तो पहला आंसर है इसका, मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर। आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चन टू स्टूडेंट इन ईवीएस क्लास। बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं आप बच्चों की क्लास में, तो ये क्या है, मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर। आप जितने सवाल पूछेंगे तो इसका ये मतलब है कि बच्चे जो कंसेप्ट है ना वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इंगेज देम टू इम्प्रूव डिसिप्लिन। देखो ऐसा कुछ भी नहीं, पहले तो डिसिप्लिन अपने आप में नेगेटिव अल्फाज है, तो ये निकल गया, और आप लोग उसको इंगेज कर रहे हैं इसलिए डिसिप्लिन के लिए, तो ये गलत हो जाता है। हेल्प स्टूडेंट टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हेल्प इन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लर्नर, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सही आंसर उसका। हालांकि वो भी अप्रोप्रिएट नहीं, पर अभी मतलब वो भी सही आंसर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत अलग है। आपको ज़्यादा सवाल, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सवाल भी पूछने नहीं है बच्चों। इन ऑर्डर टू स्टडी एंड आइडेंटिफाइड इन्वायरमेंटल इश्यूज, which method would be most appropriate है। आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल इशू मतलब जो दिखे जाते हैं, जो सबको पता है, ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज का हमको क्या करना है, स्टडी करना है। तो कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें? तो इंटरव्यू एक हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्वेश्चनिंग। तो देखो इसमें सबसे बेहतर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब बच्चों को जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पे काम करने लगेगी। दिस इज फंटास्टिक मेथड फॉर टीचिंग है ना, तो ये सबसे बेहतर है यहाँ पे। अगर ये नहीं होता तो फिर ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छा होता, पर ऑब्जर्वेशन नहीं रहता तो फिर क्वेश्चनिंग मेथड भी ठीक ठाक रहता और फिर बाद में इंटरव्यू आता। ठीक है, तो ऐसा कुछ। दो क्वेश्चन बाकी। बस ग्रुप इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर, बस ग्रुप क्या है पूछ रहा हूँ। बस ग्रुप कुछ नहीं है, बच्चों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, प्रैक्टिकल ग्रुप है, जिसमें बच्चे प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, उसको बस ग्रुप बोलते हैं। चेक इफेक्टिव नॉइज पोल्यूशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। असेस द गोल्स ऑफ ईवीएस ट्रांजेक्शन, ऐसा कुछ नहीं। असाइन द स्मॉल ग्रुप इन इश्यू अलॉन्ग विद द टास्क कंप्लीट। हाँ, बस ग्रुप मतलब क्या रहता है, आप एक ग्रुप को कुछ काम असाइन करते हैं, टास्क असाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू बच्चों की लर्निंग करा सकते हैं, उसको बोलते हैं बस ग्रुप। ठीक है, तो ये वाला आंसर है इसका। उसके बाद में ये दो लास्ट के क्वेश्चन। ड्यूरिंग फॉरेस्ट विजिट सीमा ऑब्जर्व ब्राइटली, फॉरेस्ट विजिट पे लेके गए टीचर ने, तो सीमा ऑब्जर्व ब्राइटली कलर्ड फ्लावर प्लांट्स। सीमा ने क्या देखा कि कुछ फ्लावर प्लांट ऐसे हैं जिनका कलर बहुत ब्राइट है। सीमा रिक्वेस्टेड हर टीचर टू प्लक द प्लांट फॉर हर गार्डन। सीमा ने उसके टीचर से रिक्वेस्ट की, क्या सर जी ये जो ब्राइट कलर के फ्लावर्स है ना, उसको मैं निकाल कर मेरे खुद के गार्डन में लेके जाता हूँ। टीचर रिप्लाई, एवरी ब्यूटीफुल फ्लावर एंड प्लांट शुड नॉट बी प्लक आउट। जो भी गार्डन में आप देख रहे हैं ना, जितने भी ब्यूटीफुल प्लांट्स और फ्लावर्स है, उसको आप प्लक मत करना, उसको नहीं करना चाहिए। दिस इज अ रेयर प्लांट एंड दिस स्पीसीज मे लॉस्ट इफ ऑल द स्टूडेंट स्टार्ट प्लकिंग द प्लांट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये कुछ कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जो रेयर है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते, बहुत कम है, तो रेयर है। तो आप सब स्टूडेंट अगर उसको उखाड़ के लेके जाएंगे ना, तो वो लॉस हो सकते हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल हाथ मत लगाओ उसको। टीचर इज ट्राइंग टू फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा करने पे टीचर कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाह रहा है? तो पहला है डेवलपिंग द अवेयरनेस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। यस बच्चों देखो, जो भी रेयर स्पेसिस है, चाहे प्लांट्स के हो या एनिमल्स के हो, रेयर है, इंडेंजर है, या फिर उनकी तादाद कम हो जा रही वो, और उसके साथ साथ जो अवेलेबल है बहुत अबंडेंट भी है, तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है या फिर जितने भी प्लांट्स है, तो उस पर हमारी लाइफ पूरी तरह डिपेंड है, हमारी लाइफ 100% पूरी तरह उन पर डिपेंड है। तो जो प्लांट्स है, अगर आप जो स्पेसिस है उसको उखाड़ के डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसका स्पेसिस खत्म होंगी, तो जो हमारी जो उन पर डिपेंडेंसी थी, तो वो प्रॉब्लम में आ सकती। तो हम बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट पे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उस पर हमारी लाइफ कैसी डायरेक्टली डिपेंड है। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे बच्चों को हम क्या समझेंगे, देखो जो लिविंग बींग है ना, इनकी लाइफ, लिविंग बींग की लाइफ, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स हो, तो इनकी लाइफ है ना जो, तो कम्प्लीटली नॉन लिविंग पे डिपेंड है। जैसे कि एयर हो गया, ठीक है, उसके बाद में वाटर हो गया, वाटर, उसके बाद में एयर, वाटर, सॉइल, और सबसे फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स। तो ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है, अगर ये डिस्ट्रॉय होंगे ना तो हमारी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो आपको बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स हो या फिर और भी रिसोर्सेज है, वो कितने इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ कैसी इन पर डिपेंड है। तो पहला ये ऑप्शन जो है ना, तो ये सही है। दूसरा बी, डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम रिजल्टिंग ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। जो इंसान की जो एक्टिविटी है उसकी वजह से कितने सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आके खड़े हो गए। जैसे हमने क्या किया कि कचरा कहीं भी डालने लगे, तो आप देखो जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक का कचरा पड़ा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट हमारा कंटामिनेट हो रहा। अभी हमने बहुत सारे व्हीकल चलाना, मतलब
व्हीकल का यूज़ इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, काफ़ी इंडस्ट्री भी बढ़ गई, तो उससे निकलने वाला जो इमिशन होता कार्बन या और टॉक्सिक गैसेस, उसकी वजह से क्या होता हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट होता। तो आप बच्चे को बताने की कोशिश करेंगे कि जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट कैसा इम्पैक्ट हो रहा है। सी नंबर का डेवलपिंग एन अवेयरनेस अबाउट द कंजर्व द इन्वायरमेंटल फॉर ह्यूमन सर्विलर। तो टीचर ये बताने की कोशिश करेगा कि ये जो इतने इंपॉर्टेंट प्लांट्स है ना, ये हमारे लिए ही है, हमारा सर्वे हमारा जो सर्वाइव है इन पर डिपेंड है, वो बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में डेवलपिंग द सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर द अप्रोप्रिएट एक्शन टू सॉल्व द इन्वायरमेंट। देखो अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी नहीं हमको, ये नेगेटिव है, इसलिए पहले पहले 3 सही है, डी गलत है, तो जहाँ डी है वहाँ वो आंसर ही नहीं है, तो ये डी आंसर ही आएगा। ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, लाल बटन को याद से दबाइए। और जल्दी बैचेस सी टेट की ना बैचेस स्टार्ट होने वाली है रमज़ान के बाद में 15 तारीख से। मैं ऐड नहीं लगाया इधर, 15 तारीख से ना नवी बैचेस शुरू होंगी, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। पेपर फर्स्ट भी है और पेपर सेकंड भी है, पेपर सेकंड के दोनों मेथड है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं कि क्लासेस ज्वाइन करना है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है, और सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। जो भी इंटरेस्टेड है वो कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। हम लोग रेगुलरली मिल ही रहे हैं, वैसे ही कल फिर और मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। आप लोग तब तक बने रहिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।